नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण से मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसके तहत सितंबर माह का मैंने A to Z पढ़ा दिया है प्रतियोगिता दर्पण से। और अब जो आगे स्टार्ट होगा वो अक्टूबर माह का प्रतियोगिता दर्पण से स्टार्ट होगा। और ये सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। और मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अचानक से ज़्यादा हो जाने पर बोझ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए और वो दिमाग में अटता भी नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ पढ़ा दूंगा। और विश्वास कीजिए दिसंबर के पहले तक आपको मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको सारा प्रतियोगिता दर्पण खत्म करवा दूंगा, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, मेनली मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ दरोगा के एग्ज़ाम पर, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और उसमें 30 नंबर का जो होता है वो करेंट अफेयर्स से आता है। और उसमें भी करेंट अफेयर्स में जो 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन होता है, उसमें से 20 क्वेश्चन जो रहता है वो प्रतियोगिता दर्पण से पूछा जाता है। डायरेक्ट एकदम प्रतियोगिता दर्पण से पूछा जाएगा, इसलिए इसको जहाँ तक हो सके तन मन से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार की नीतियों का उल्लेख है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और उसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हैं। तो आइए उन नीतियों के बारे में एक एक कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति को निकट भविष्य में शुरुआत करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्या शुरुआत की जाएगी? राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति। देख रहे हैं यहाँ पर है राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति स्टार्ट की जाएगी। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, ठीक है। और क्या स्टार्ट किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू की जाएगी। क्या शुरू की जाएगी? नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू की जाएगी। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और भी अन्य बातें हैं जो जान लेते हैं। लाल किले की प्राचीर से सबसे अधिक 17 बार राष्ट्र को संबोधित करने का श्रेय किसे है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है। इन्होंने 17 बार राष्ट्र को संबोधित किया है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और यह सबसे अधिक है इनका। दूसरा किनका है? इंदिरा गांधी 16 बार राष्ट्र को संबोधित की हैं। मनमोहन सिंह 10 बार संबोधित किए हैं। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कितनी बार किए हैं? 8 बार, ठीक है। और चंद्रशेखर जी और गुलजारी लाल नंदा 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी राष्ट्र को संबोधित नहीं किए हैं 15 अगस्त को। क्या कारण था कि ये राष्ट्र को संबोधित नहीं किए? क्योंकि इनके कार्यकाल में 15 अगस्त पड़ा ही नहीं, और क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा था इसलिए इनके कार्यकाल में 15 अगस्त नहीं आया था, इसलिए ये एक बार भी राष्ट्र को संबोधित नहीं किए थे। कौन कौन? चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पूरा होने पर अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 75 वर्ष पूरा हो गया है हमारी स्वतंत्रता के, तो इस उपलक्ष्य में अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी मिला है, ठीक है। अधिकार प्राप्त करने के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के अनुमोदन के पश्चात 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो क्या हुआ कि आरक्षण के लिए जो विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार पहले राज्यों को नहीं था, ठीक है। तो अब ये अधिकार राज्यों के देने के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। किसके अनुमोदन पर? संसद के अनुमोदन पर। और उसी के तहत 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आ गया।
तो किस अधिनियम के रूप में आ गया? 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिसूचित होने से केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार एक बार पुनः प्राप्त हो गया है, क्योंकि पहले भी यह अधिकार प्राप्त था। ठीक है, लेकिन बीच में छीन लिया गया था, तो उसी अधिकार को फिर से दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के 4 और आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस साल भारत के जो 4 क्षेत्र थे वे आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल हो गए हैं। तो पहले भी बहुत सारे भारत के ऐसे क्षेत्र थे जो रामसर स्थलों की सूची में थे। तो आइए सबसे पहले आर्द्रभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है। किससे? आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किससे? जल से भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहलाती है। और ये जो आर्द्रभूमि होती है ना, ये जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है? जैव विविधता के लिए। यहाँ बहुत सारे प्रकार के वन पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए ये जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये आर्द्रभूमि क्षेत्र। अब आते हैं कि रामसर संधि क्या होती है। तो रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न संधि। तो क्या हुआ था कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर स्थित है और वहीं पर एक संधि हुई थी, बहुत सारे राष्ट्रों को मिलाकर एक संधि हुई थी, इसे ही रामसर संधि कहते हैं। और ये संधि क्यों हुई थी? क्योंकि इस संधि का उद्देश्य था पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना। ठीक है, किस लिए? आर्द्रभूमियों का संरक्षण करने के लिए ये रामसर संधि हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट है रामसर संधि कि यूपीएससी के इंटरव्यू में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामसर संधि से। इसलिए हर एक बिंदु को आप अंदर से पढ़िएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पूरा समझ में आता नहीं है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब उसमें से डीपली जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं बन पाता है। इसलिए डीपली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िए, लेकिन उसके पहले एक बार डीपली ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रामसर संधि हुआ था ये 1975 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1975 से लागू हुआ था। और ये रामसर संधि कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भारत जो है 1 फरवरी 1982 को, भारत कब? 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, कब हस्ताक्षर किया था भारत? 1 फरवरी 1982 को। विश्व के 2400 से अधिक रामसर स्थल शामिल हैं। तो पूरे विश्व में 2400 से अधिक ऐसे स्थल हैं जो रामसर स्थल में शामिल हैं। अब आते हैं भारत के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं? 46 हो गए हैं। ये जो 4 इस साल शामिल हुआ है इसको मिलाकर कितना हो गया है? 46 रामसर स्थल हो गया है। पहला रामसर स्थल कौन था? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है चिल्का झील। इससे चिल्का झील से इस साल बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील। ठीक है, अब अगस्त 2021 में 4 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। कौन कौन? थोल झील। थोल झील कहाँ है? गुजरात में। बाधवान कहाँ है? गुजरात में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। और ये जो हरियाणा में जो ये दोनों शामिल हुआ है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये पहली बार हरियाणा से शामिल हुआ है। ठीक है,
तो अब हम बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार का कोई ऐसा स्थल है जो रामसर स्थल में शामिल है। जी हाँ, कंवर झील और कबर ताल। कंवर झील या कबर ताल, कंवर झील को ही क्या कहा जाता है, कबर ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिहार का ऐसा स्थल, एकमात्र स्थल है जो रामसर स्थल में शामिल है और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है, और इसी के पास में बौद्धकालीन हर्षाइन स्तूप भी इसी क्षेत्र में स्थित है। और ये कंवर झील कहाँ है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सब लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं आगे कि AK-103 राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ भारत का सौदा हुआ है। ठीक है, कौन, AK-103 राइफल को खरीदने के लिए रूस के साथ भारत को क्या हुआ है, सौदा हुआ है। ठीक है, तो यह राइफल जो है इंसास राइफल का स्थान लगी। किस राइफल का स्थान लगी, AK-103 इंसास राइफल का स्थान लगी। इंसास राइफल का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, तो इससे ये ज़्यादा विकसित है AK-103, इसलिए इसका स्थान लगी। और ये जो इंसास राइफल है ये 1996 में शामिल हुई थी भारतीय सेना में। तो अब इसका जगह कौन लगी, AK-103 लगी। AK-203 राइफल का निर्माण के लिए रूस के साथ एक समझौता भारत ने पहले किया था। ठीक है, तो किसका, AK-203 राइफल जो था उसका निर्माण के लिए रूस के साथ पहले ही समझौता हो गया था। और अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में इसका निर्माण होगा। कहाँ इसका निर्माण होगा AK-203 का, अमेठी में होगा इसका निर्माण। इसका उद्घाटन 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि GSLV F10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण विफल हो गया। किसके जरिए, GSLV F10 रॉकेट जो है इसके जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, EOS-03 का जो प्रक्षेपण था वो विफल हो गया। कब इसको छोड़ा गया था, 12 अगस्त 2021 को इसको छोड़ा गया था, लेकिन इसका जो प्रक्षेपण है वो विफल हो गया था। EOS का पूरा नाम क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 03। और ये जो था स्वदेश निर्मित उपग्रह था। ये पृथ्वी का अवलोकन के लिए छोड़ा गया था। और कहाँ से छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए इसको छोड़ा गया था। और इसका जो कार्यकाल था वो 10 वर्ष अनुमानित किया गया था। मतलब कि यह 10 वर्ष तक सेवा देते रहता, लेकिन अब तो यह विफल हो गया। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं कि नई स्क्रैप नीति 2021 लागू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि पुरानी एवं प्रदूषक उत्सर्जक मोटर वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए। जैसे कि क्या होता था कि पुराने व प्रदूषक उत्सर्जक वाहन होते थे, वो बहुत ही प्रदूषण फैलाते थे वातावरण में। उनको सड़कों से हटाने के उद्देश्य से नई स्क्रैप नीति लाई गई है। ठीक है, तो इसकी घोषणा किसने की है, नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त 2021 को गुजरात में गांधीनगर में निवेशकों के एक सम्मेलन में घोषणा की थी। किसको, नई स्क्रैप नीति 2021 की। इस नीति के तहत क्या होगा कि सभी सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष पश्चात तथा निजी वाहन 20 वर्ष पश्चात कबाड़ में चले जाएंगे। मतलब कि ये स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, और स्क्रैप कराने पर प्रमाण पत्र वाहन मालिक को जारी किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट दी जाएगी तथा रोड टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट राज्य सरकारों से मिलेगा। ठीक है, वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 15% तक की छूट मिलेगी। वाणिज्यिक वाहन पर कितना छूट मिलेगा, 15% तक की छूट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले कि इस पॉलिसी से क्या होगा कि कचरे से कंचन अभियान तथा सर्कुलर इकोनॉमी में फ़ायदा मिलेगा। मतलब कि जो कचरा को हम फेंक देते थे, इधर उधर बर्बाद हो जाता था कचरा, उसको अब रीयूज हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकिल इसका होगा। और सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कि सर्कुलर इकोनॉमी होता है कि
आप इसको फिर से रीयूज करते हैं, इसको इकोनॉमी में फिर से हम लाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बहुत फायदा मिलेगा। ऐसा क्या होता था कि कबाड़ को हम दूसरे देश से आयात करते थे, तो इससे क्या बहुत सारा पैसा बचेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण एवं इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यह कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया है। यह नियमावली कौन लाया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, क्या होगा कि 30 सितंबर 2021 के बाद से 75 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, तो कितने माइक्रोन के? 75 माइक्रोन से अधिक जो मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और 31 दिसंबर 2022 के बाद से 120 माइक्रोन का प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, कि देश में बुजुर्गों की जीवन की गुणवत्ता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, किसको, कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया है? बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट पेश किया गया है। किसके बारे में? बुजुर्गों के बारे में। इसके जारीकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ये जारी करता है। ठीक है, तो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देव राय हैं। और इसको जो तैयार किया था वो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया था। जैसे कि आर्थिक सलाहकार परिषद जो है वो तैयार करने के लिए किसे देता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस को तैयार करने के लिए देता है, और यह तैयार करके आर्थिक सलाहकार परिषद को देती है और बाद में यही जारी करती है। तो कब जारी किया गया था? 11 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। इसमें 4 स्तंभ थे। क्या क्या? वित्तीय कल्याण थे, सामाजिक कल्याण थे, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा थे। और 8 जो था उप स्तंभ था। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 अलग अलग श्रेणियों वाले राज्य थे। कौन कौन? बुजुर्ग आबादी वाले राज्य थे। ठीक है, तो 50 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी जिनकी है उसमें बुजुर्ग आबादी वाले राज्य थे। इसमें प्रथम स्थान राजस्थान का था, जो कि इनका 1 रैंकिंग था और इनका स्कोर जो था 54.61 था। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था, इनका स्कोर 53.31 था। और बिहार का 51.82 स्कोर था और यह तीसरा रैंकिंग पर था। ठीक है, ये सभी जो है बुजुर्ग आबादी वाले राज्य हैं जिनकी आबादी 50 लाख से अधिक हो, बुजुर्गों की आबादी। और सबसे अंतिम में था तेलंगाना, जिनका की स्कोर 38.19 था और ये 10वें स्थान पर था, अंतिम। अब आते हैं अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, जिनका की बुजुर्गों की जनसंख्या 50 लाख से कम हो। तो प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश था, जिसका स्कोर 61.04 था। और गुजरात जो था अंतिम पायदान पर था, 49.00 इसका स्कोर था और ये 10वें स्थान पर था, अंतिम स्थान पर। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बारे में जान लेते हैं कि मिजोरम जो था वो 59.7 स्कोर था इसका और ये प्रथम स्थान पर था पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में। और अरुणाचल प्रदेश जो था वो 39.28 था और ये अंतिम स्थान पर था। अब जो चौथा श्रेणी का जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें जो प्रथम स्थान था वो चंडीगढ़ का था, 63.78 स्कोर था और ये प्रथम स्थान पर था। और जम्मू कश्मीर का 56.16 स्कोर था जो अंतिम स्थान पर था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा राष्ट्रीय घटनाक्रम अक्टूबर माह का ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।